हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। तो इससे पहले हमने एक और वीडियो में रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड इंट्रोडक्शन अबाउट रिस्पायरेशन सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली थी। इस वीडियो में हम लोग टोटली एनिमल पे जो रिस्पायरेशन होंगे वो देखने वाले हैं। तो डिफरेंट अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग मोड ऑफ रिस्पायरेशन रखते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स का यहाँ पे नाम दिया हुआ लाइक यूनिसेल्यूलर में देख लीजिए एमीबा, प्लेनेरिया। इनके पास जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन होगा? तो उनका सेल मेम्ब्रेन ही होगा, क्योंकि वो खुद ही एक ही सेल से बने हुए हैं। तो उनका जो सेल का मेम्ब्रेन होता है वही उनका जो है रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है अर्थवर्म। अर्थवर्म का भी जो उसका मॉइस्ट स्किन होता है अर्थवर्म का, वहाँ पे उसका रिस्पायरेशन होगा। तीसरा फिश, एक्वेटिक एनिमल जो कि पानी में रहते हैं लाइक फिश, प्रॉन्स, उनके पास क्या होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन के नाम पे क्या होता है? गिल्स। और फिर इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके पास ग्रास हॉपर, लाइक ग्रास हॉपर और कॉकरोच, उनके पास होता है ट्रैकिया। और उन ट्रैकिया में जाने के लिए जो होल्स होते हैं वो स्पायरिकल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज़ लैंड एनिमल्स, जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कह सकते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं या तो इन सब के पास, और बर्ड्स को, तो इन सब के पास क्या होता है? लंग्स होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अब जितने भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन हम लोगों ने देखा उन सब में जो है 3 फीचर्स होने चाहिए। क्या? कि एक लार्ज सरफेस एरिया, बहुत ज़्यादा जो है एरिया होना चाहिए ताकि इनफ ऑक्सीजन मिल सके जितनी बॉडी को चाहिए। दूसरी चीज़ कि उसका जो मेम्ब्रेन हो वो क्या हो? थिन वॉल हो, पतला हो, ताकि डिफ्यूज़न हो सके। रिस्पायरेटरी ऑर्गन में जहाँ पे रिस्पायरेटरी ऑर्गन हो उसका वॉल्स जो हो वहाँ पे थिन मेम्ब्रेन होना चाहिए ताकि डिफ्यूज़न आसानी से हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तीसरी चीज़ कि वहाँ पे ब्लड का सप्लाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन हम लोग लेंगे वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो सके। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ही रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पानी में जो रह रहे हैं तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं, जो पानी में ही डिज़ोल्व्ड है जो ऑक्सीजन, उसे वो अपने रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो होगा, तो अब वहाँ पे तो ऑक्सीजन का अमाउंट ऑब्वियस सी बात है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे उसके अमाउंट से कम जाएगा। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा होता है, मच फास्टर होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है रिस्पायरेशन इन अमीबा, कि अमीबा में आखिर किस तरीके से रिस्पायरेशन होता है। तो अमीबा जो है अपने अमीबा यूजुअली वाटर में ही रहता है, तो वाटर में ही जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा? डिफ्यूज़न के प्रोसेस से अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा? उसके सेल में इंटर कर जाएगा। वहाँ पे जो है रिस्पायरेशन पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा, और फिर जो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही उसमें फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वापस निकल जाएगा। तो ये था रिस्पायरेशन इन अमीबा। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्पायरेशन इन फिशेस। फिशेस के लिए मैंने क्या बताया? रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? तो गिल्स होता है। गिल्स यहाँ पे दिख रहा होगा इस डायग्राम में, ये फ़िश का गिल है। तो जैसे फ़िश जो है क्या करती है कि वाटर जो है अपने माउथ के थ्रू ले लेती है, और वाटर में ही डिज़ोल्व ऑक्सीजन उसके साथ चले जाते हैं। ये जो है अंदर में स्प्रेडिंग हो जाता है गिल्स के ऊपर, पूरा ये वाटर जो है जाके स्प्रेड होगा, फैलेगा। तो जिससे क्या होगा? गिल्स का काम क्या है कि वहाँ पे से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके, निकाल करके वो क्या करेगा कि वो ब्लड जो होंगे आसपास में वहाँ पे भेज देगा, और बाकी जो है ब्लड में से ही कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ वाटर जो है यहाँ से गिल्स के थ्रू बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो है फिशेस में रिस्पायरेशन होता है, जो कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद है रिस्पायरेशन इन अर्थवर्म। जैसे हमने अमीबा में देखा वैसे ही उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे था कि अमीबा सिंगल सेल का बना हुआ रहता है, ये है मल्टी सेल्यूलर होता है। तो इसका जो स्किन देख रहे होंगे आप लोग अर्थवर्म का, मॉइस्ट स्किन,
थोड़ा इसमें नमी रहता है इसकी स्किन के ऊपर, तो ये वहीं से क्या करता है, स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन इनटेक करता है, ब्लड्स में भेज देता है, वहाँ से फिर बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ब्लड पहुँच जाएंगे, यूटिलाइज होंगे रिस्पायरेशन में, और फिर वहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो स्किन के थ्रू ही फिर से वापस निकल जाता है। तो ये हो गया रिस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्ट बनता है कौन सा, नोज़, नाक, सभी लोग जान रहे होंगे। उसके बाद आता है नज़ल कैविटीज़, जो अंदर की तरफ जाएगा तो वो कैविटी कहलाएगा नज़ल कैविटी। देन फिर आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एंड देन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट वन इज़ एल्वियोलाई। तो ये सारे जो हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। इनके साथ जो है कुछ और भी पार्ट्स जो होते हैं, लाइक रिब केज हम किससे कहते हैं, रिब केज जो हमारे लंग्स के ऊपर जो हड्डियां हैं, ठीक है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। और उनको पूरा एज अ होल जब हम लोग पूरा देख रहे हैं, जो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है पूरे हड्डियों से, रिब से, तो डैट इज़ रिब केज। तो ये रिब केज और उनके बीच में जो मसल्स लगे हुए हैं, जिनको इंटरकॉस्टल मसल्स भी कहा जाता है, तो ये मसल एसोसिएटेड विद द रिब केज। और डायफ्राम यहाँ पे होते हैं। डायफ्राम ही ये जो है स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, थोरैक्स कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। यानी कि डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, थोरैक्स रीजन, और नीचे वाला जो है एब्डोमिनल कैविटी। तो ये डायफ्राम और ये रिब केज और इंटरकॉस्टल मसल्स, ये तीनों हेल्प करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, ठीक है। ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम लोग आगे क्लियर करेंगे इसमें। अब हम एक एक करके एक एक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है नॉस्ट्रिल्स। व्हाट इज़ नॉस्ट्रिल्स? तो नॉस्ट्रिल्स जो है, दो नॉस्ट्रिल्स हम लोग जो देखते होंगे नोज़ में, जो छोटा सा होल्स होता है, दो दिखता होगा, वो आगे की तरफ जाता है जब अंदर, तो वो फिर जाके आपस में कन्वर्ज हो जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, अंदर में एक जगह हो जाता है, जिसको हम लोग नज़ल पैसेज कहते हैं। और ये जो इनर लाइनिंग है, नॉस्ट्रिल्स के अंदर का जो पार्ट है, यहाँ पे हम लोग वहाँ पे देखते होंगे कि क्या होगा, हेयर या फिर कुछ चिपचिपा सा पार्टिकल्स मिलेगा, दैट इज़ म्यूकस। ये दोनों क्या करते हैं कि जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं, एयर अपने अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उस वक्त कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ माइक्रोब्स होंगे जो कि हमको क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे जो है ये हेयर या फिर म्यूकस के द्वारा रोक दिया जाता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एयर चला जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, फेरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नज़ल पैसेज के बाद जस्ट नीचे, जहाँ पे हमारा ओरल जो बकल कैविटी ओपन हो रहा है, वहाँ पे दोनों आपस में हम एक तरीके से क्या देख रहे होंगे, ये पार्ट, तो वो फेरिंग्स कहलाता है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और जस्ट फेरिंग्स के ठीक नीचे जो ये पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा देख रहे होंगे ट्रैकिया। लैरिंग्स के जस्ट नीचे जो है ट्रैकिया दिख रहा होगा, जो पाइप, जिसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं ट्रैकिया को, ये वाला पाइप, ठीक है। तो ट्रैकिया किस चीज़ से बना हुआ रहता है, तो कार्टिलेजिनस रिंग्स से है, कार्टिलेज, ठीक है। उसका रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग होने का क्या वजह है, ताकि ये अगर हम लोग के बॉडी में इफ़ एब्सेंस ऑफ एयर जब रहे तो उस वक्त वो सिकुड़ ना जाए, ठीक है, इसके लिए ये रहता है। फिर दूसरी बात आ जाता है नेक्स्ट, ब्रोंकाई जब हम लोग कहेंगे किसको, ट्रैकिया के जस्ट नीचे दिख रहा होगा, ट्रैकिया के जस्ट नीचे ये दो पार्ट जो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर दोनों को एक साथ हम कह रहे हैं तो ब्रोंकाई कह सकते हैं, इंडिविजुअली हम लोग कह रहे हैं इधर का तो ब्रोंकस कह सकते हैं।
तो ये आगे जो है ट्यूब ट्रैकिया जो आगे जाके बढ़ जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है तो ब्रोंकस में, और फर्दर ये ब्रोंकस भी आगे बहुत सारे छोटे छोटे जो है ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स जो है लास्ट में इंड होता है एयर सैक्स में, जिसे हम लोग एल्वियोलाई भी कहते हैं। ठीक है, ये जो छोटा छोटा दिख रहा होगा, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पार्ट, ये लास्ट लंग्स में जब ये इंटर कर गया ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स, तो लंग्स में पूरा भरा हुआ किस चीज़ से है? लंग्स पूरा भरा हुआ है हमारे एयर सैक्स से, जो कि जिसके पास क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन्स होता है, और इस थिन मेम्ब्रेन के आसपास ही क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होते रहते हैं लगातार। तो ये सारा जो था हमारा एक एक करके हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ब्रीदिंग मैकेनिज़्म, ब्रीदिंग मैंने पहले भी ही कहा था कि ब्रीदिंग एक फ़िज़िकल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म के लिए जो है हम लोग के लंग्स में ये जो काम करवाएगा कौन, ये डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स का इनका बहुत बड़ा रोल होगा। देखते हैं क्या है। डायफ्राम इज़ अ मेम्ब्रेन, ये मैंने बता दिया था कि डायफ्राम एक मेम्ब्रेन है जो कि क्या कर रहा है, सेपरेट करता है थोरैसिक चैम्बर को एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, अब सबसे पहले रिस्पायरेशन में क्या करेंगे, हम लोग सांस लेने का काम करेंगे, ऑक्सीजन को लेने का काम करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त होता क्या है कि डायफ्राम जो है वो यहाँ पे जो डायफ्राम नीचे दिख रहा होगा इस डायग्राम में, ये डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, और ये जो रिब्स में ही लगे हुए इंटरकॉस्टल मसल्स वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से फिर क्या होता है कि रिब के जो है या रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ उठते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे काम क्या होता है कि ये स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा जो है लंग का बढ़ जाए, कैविटी। ठीक है, ताकि फिर तब क्या हो, एयर जो है अंदर की तरफ जा सके। इसी को हम लोग पूरे को क्या कहते हैं, इनहेलेशन। कि व्हेन द डायग्राम मूव्स डाउन एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, मूविंग द रिब्स अप द लंग्स, और फिर देन द लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर इज इनहेल्ड, दैट इज इनहेलेशन। अगला है हमारा क्या, एक्सहेलेशन। वो एक्सहेलेशन करने से पहले मैं बीच में कुछ बात बताना चाहूँगी कि ये जो ऑक्सीजन जब हमने ले लिया है, जो कि हमने देखा इनहेलेशन में, तो वो कहाँ चला गया, वो सारा का सारा लास्ट में स्टार्टिंग कहाँ से होगा, नोज़ से जाएगा नज़ल कैविटी से लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया से ब्रोंकस, एंड ब्रोंकस से फिर यहाँ पे दिख रहा होगा, ब्रोंकस से फिर ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल से फिर अल्टीमेटली एक जो है एयर सैक्स में पहुँच जाएगा। ठीक है, एयर पहुँच गया है, और इसके बाद मैंने ये बताया था कि एल्वियोलाई में ही सराउंडेड रहता है यहाँ पे क्या, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो हमने अभी लिया एल्वियोलाई तक, ये ऑक्सीजन जो है इसमें डिफ्यूज़ हो जाता है किसमें, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, और यहाँ पर से जो बॉडी से, और ये जो है ब्लड लेकर ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचा देगा। सबसे पहले तो ये जाता है लेकर ऑक्सीजन हार्ट के पास, हार्ट फिर जो है पूरे बॉडी में फैला देता है ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन हम जानते हैं कि रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का डिमांड हमारा क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए, और फूड से फिर क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन। और उस वक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं सारे सेल्स में। तो वो जो है फिर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके ये लंग्स के पास चला आएगा, और यहाँ से एल्वियोलाई से ही वापस निकल जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी सांस बाहर लेते हैं। तो सांस बाहर लेने का क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब हमारा डायफ्राम फिर से अपनी वापस पोजीशन में वापस आ जाएगा जहाँ पे था। ठीक है, इनहेलेशन में नीचे गया था, एक्सहेलेशन में वापस अपनी जगह पे आ जाता है, और इंटरकॉस्टल मसल्स भी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, और रिब्स वापस से अपने जगह पे आ जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लंग्स का जो कैविटी है अब वो थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, तो ये जिसकी वजह से फिर
एयर जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। एवरेज ब्रीदिंग रेट जो है किसी भी एडल्ट में कितना होता है पर मिनट, जो है कोई भी सांस लेना और बाहर निकालना, ये चीज़ कब कितनी देर करता है, तो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनेगा कि ऑक्सीजन जो ब्लड में जाता है, तो ब्लड में आरबीसी होते हैं, आरबीसी पे पता होगा आप लोगों को कि हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में, उसी से ये ऑक्सीजन बाइंड करते हैं और ट्रैवल होते हैं, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है एडल्ट में नॉर्मली जो है 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो है रहेगा ट्रांसपोर्टेशन, वो मैं अपलोड कर दूँगी।